खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के इस प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सज्जाद साहब और मुस्तफ़ा साजिद साहब। मुस्तफ़ा साजिद साहब से जनाब टिशू कल्चर पे बात हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। कुछ टिशू कल्चर पर बात हो रही थी और कुछ उनसे बात हो रही बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। पाकिस्तान में टिशू कल्चर का स्टेटस जो है वो हमने जाना उनसे। अब बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस पे कि मतलब अगर जितनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, जितनी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन हो उसकी, तो क्या एडवांटेजेस हैं जो हमें इससे मिल सकते हैं मज़ीद? कि जितनी भी हम तरक्की करते जा रहे हैं साथ साथ हम कुछ खो भी रहे हैं। जिस तरह हम जो मुख्तलिफ़ तरक्की के जो तरीके हैं, टेक्नोलॉजीज़ को अपना रहे हैं, तो उससे हमारा बाज़ औक़ात माहौल पर भी नेगेटिव असरात पड़ते हैं, हमारे समाज और वैल्यूज़ पे भी नेगेटिव असरात पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी को या डेवलपमेंट को बंद कर दिया जाए। डेवलपमेंट का अमल तो जारी रहना है, उसके साथ साथ जो उसके जो नुकसानात हैं उनका अहाता करना भी बड़ा ज़रूरी है। और उनको नुकसानात को मिनिमाइज़ करते हुए हमने अपनी टेक्नोलॉजी को और डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है, ताकि जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें और हम दुनिया की जो दूसरी अक़वाम हैं उनके बराबर चल सकें। तो टिशू कल्चर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके और बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से भी जिसके कुछ फ़वाइद हैं, लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएटेड डिसएडवांटेजेस भी हैं। सर, डिसएडवांटेजेस की बात पहले करेंगे। पहले आपने बात की मुख्तलिफ ममालिक की, तो अगर हम कंपैरिजन करें एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हम कितनी पीछे अभी स्टैंड करते हैं, कहाँ कितना पीछे खड़े हैं? चूँकि हमने दुनिया ने जो शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजी को और टिशू कल्चर को, वो बहुत पहले से शुरू किया था, शायद हमारी आज़ादी से भी पहले। तो इसलिए हमें चूँकि शुरू 50 साल बाद किया है, तो हम इतना ही अरसा उनसे पीछे भी हो सकते हैं और ये लॉजिकल चीज़ है। इतना अर्सा मजीद लगेगा, इतना लगेगा लेकिन हम इतने भी पीछे नहीं हैं। हम इस वक्त हमारे पास बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के अदारे हैं जो कि सिर्फ मोनो डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में और कराची में, जो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के सोलली बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो बड़ी टारगेटेड किस्म की रिसर्च जो है वो शुरू की है। इसमें बेसिक रिसर्च भी है लेकिन टारगेटेड रिसर्च है, यानी जो हमारे अपने लोगों की ज़रूरियात है, हमारे एग्रीकल्चर की, हमारी इंडस्ट्री की और हमारे एनवायरनमेंट और एनर्जी सेक्टर की ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रख के कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उसमें काफ़ी खातिर खा जो है वो तरक्की हुई है। और हम अगरचे ज़ाहिर है दुनिया का मुकाबला, जब ज़ाहिर है कि हम सुपर जो कंट्री सुपर पावर्स हैं उनके मुकाबले में तो नहीं हम कह सकते, क्लेम कर सकते, लेकिन हम भी जो एटलीस्ट कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे हम लीड कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी चूँकि इतनी ज़्यादा टिशू कल्चर टेक्नोलॉजी को इतनी ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हो सकी है, अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा इसको प्रोलिफरेशन नहीं हो सकी है, इसलिए उसका जो प्राइवेट सेक्टर पे और पूरे मुल्क पर जो कॉमन मैन के ऊपर जो उसकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ सका, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बात हो रही है मुस्तफ़ा साहब से टिशू कल्चर के हवाले से। सर, मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ह्यूमन रिसोर्स इनफरादी क़ुव्वत की कितनी ज़रूरत है इस शोबे में? ये चूँकि बहुत नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी है और बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, ये आम कन्वेंशनल तरीके से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की या पौधों को प्रोड्यूस करने की या फसलों को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल, इंडोर और फुल्ली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये पूरा काम किया जाता है। इसलिए बहुत हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। तो NARC ने पिछले तकरीबन 15-20 सालों से टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इस टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज़ के ज़रिए हम तकरीबन सैकड़ों लोगों को अब तक ट्रेन कर चुके हैं। सर, जॉली सिंह कि सिर्फ जस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज इनफ हैं, मतलब इतने मतलब रिसर्चर साइंटिस्ट नहीं हमें चाहिए इस चीज़ के लिए, प्रॉपर रिसर्चर, या सिर्फ ट्रेनिंग कोर्सेज के थ्रू हम लोगों को इतना प्रिपेयर कर सकते हैं? वैसे तो यूनिवर्सिटियों में भी एक सब्जेक्ट के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाता है और टिशू कल्चर के तौर पे पढ़ाया जाता है और उसमें डिग्रीज भी मिलती हैं। जैसे NARC में जो एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम है प्यासा, वहाँ पे जिनोमिक्स और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में डिग्री दी जाती है, MPhil और PhD में। इस तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे इस सब्जेक्ट में बाकायदा MSc, MPhil और PhD की डिग्रियाँ की जाती हैं। लेकिन इसके अलावा आम आदमी के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज भी मुनक्कद करवाते हैं और उस सेक्टर में हम प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ
बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज मुनक्किद करा चुके हैं और ये एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है और इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त इतनी अफरादी क़ुव्वत ज़रूर मौजूद है कि जिसको हम यूटिलाइज़ करते हुए प्राइवेट सेक्टर में अगर हम इसको, और प्राइवेट सेक्टर में ये लेबॉर्ट्रियाँ बन भी रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो पहले से बनी हुई हैं, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों में रुझान बढ़ रहा है। कम से कम इस वक्त 3 या 4 लेबॉर्ट्री मेरे इल्म के मुताबिक हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में, और वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने अपने फील्ड में जो बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पाकिस्तान में इतनी तादाद में ज़रूर मौजूद है जिनको हम इस्तेमाल करके इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी अमल की ज़रूरत है जनाब, इसी चीज़ की तरफ जो है तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। बात सिर्फ इस ज़रूरत से पर्सन की है कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जिसके तहत लोगों को जो है वो रास्ता एक मरतब किया जाए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो इंटरेस्टेड हैं जनाब जेनेटिक्स के शोबे में काम करने के लिए, रिसर्च के शोबे में काम करने के लिए, सो वो NRC से भी रब्ता कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्सेज करिए। फिर नॉट प्रॉपर स्टूडेंट, अगर आप थ्रू एजुकेशन प्रॉपर नहीं लेकर आते हो, तो अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग कोर्सेज के थ्रू ही वही डिप्लोमाज लो, वही ट्रेनिंग कोर्सेज लो, तो फिर भी आप जो है अपने आप को वहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं आप। अच्छा सर, जितना आपने टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज़ की बात की, सो कमर्शियल टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं, लेबॉर्ट्रीज़ बिल्डअप अगर करनी हो तो? लेबॉर्ट्री की जैसे इसकी जो ज़रूरियात हैं लेबॉर्ट्री की, वो हैं कि चूँकि हम इन पौधों को हम ग्रो करते हैं बिल्कुल एक इंडोर एनवायरनमेंट में, और उसको तमाम मसनूई तौर पर माहौल और मसनूई तौर पर जो उसके जो न्यूट्रिशन है वो मुहैया की जाती है। तो टोटली एक जिस तरह एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर का माहौल क्रिएट किया जाता है, इसी तरह लेबॉर्ट्री में भी एक ऑपरेशन थिएटर का माहौल क्रिएट किया जाता है, यानी जरासीम से बिल्कुल पाक माहौल जिसमें फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए एयर को फ़िल्टर करके इंडोर एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाता है। तो उस लिहाज से हम चूँकि प्लांट्स को बिल्कुल एक बैक्टीरिया और वायरल फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो बाकी जो एनवायरनमेंट है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी लाइट, टेम्परेचर, और उसके लिए ग्रोथ रूम्स चाहिए होंगे, और इस तरह जो कुछ मशीनरी है, कुछ इक्विपमेंट है जो चाहिए होगा, ये तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरी करेंगे। और इससे बढ़ के आपके पास टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर और टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है ताकि आप मुख्तलिफ जो पौधे हैं जो इंडस्ट्रियली या बेनिफिशियल हैं, इकनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो सर यही वो सारी टेक्निक्स है जो आप एक इन्वेस्टर को रिकमेंड करते हैं, ये वो सारी तरजीहात हैं? जी, ये तरजीहात हैं जो हम इन्वेस्टर को रिकमेंड करते हैं। और फिर उसने अपने ख़ास किस्म के, कुछ लोग जो हैं वो फ्लोरिकल्चर में इंटरेस्टेड होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ बीजों की नई इकसाम डेवलप करने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ जो हैं वो किसी और, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उसका रोल है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का जूँ हम बढ़ रहे हैं तो जूँ इसमें तरक्की हो रही है, माहौल को डैमेज होने का भी ख़तरा है। इसलिए इसके जो माहौलियाती जो असरात हैं उनको असेस करने की भी ज़रूरत होती है, और उसको अपने आप को या अपने मुल्क को महफूज करने की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए बाकायदा एक अदारा बना हुआ है जिसका नाम है एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि फेडरल लेवल पे और सूबाई लेवल पर भी काम कर रही है, और तमाम जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजीज़, उनकी वजह से जो माहौल के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं वो उनका अहाता करती है। और किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को आम या कमर्शलाइज़ करने से पहले उसकी असेसमेंट की जाती है कि क्या ये एनवायरनमेंट के ऊपर इसके नेगेटिव असरात तो नहीं है। जी बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल टिप्स दें कि टू अर्न मोर प्रॉफिट एज वेल, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं साजिद साहब से ले रहे हैं और लेते रहें। ओवरऑल अगर बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी पे, टिश्यू कल्चर बात की जाए, तो क्या रिकमेंडेशन सजेशंस हैं जो आप देना चाहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो तो इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ डिग्रीज़ दे रही हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स की कोई ख़ास कमी नहीं है। लेकिन कुछ एडवांस्ड एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें अभी भी जो है वो हमें दूसरे मुल्कों से ताउन की ज़रूरत है, और उसमें हमारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन टिश्यू कल्चर के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल टेक्नोलॉजी है। इससे लोग
मुल्क की खिदमत के अलावा एक इसको एक एज एन इंडस्ट्री अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसको एज एन इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश भी किया जाए प्राइवेट सेक्टर में तो ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है, क्योंकि पूरी तरह का इन्वेस्टमेंट माहौल और ज़रूरत और डिमांड मौजूद है पाकिस्तान में कि इस टेक्नोलॉजी को फुली अप्लाई किया जाए। और ये जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से, चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बगैर इसमें पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होता। ये चूँकि प्राइवेट सेक्टर में इसकी जो इम्पैक्ट है वो उस वक्त आएगा जब प्राइवेट सेक्टर इसको अडॉप्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर को भी अडॉप्ट करना इक्वली इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सर, लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर क्या कहेंगे हम हमारे व्यूअर्स से? मैं ये चाहूँगा कि ये पूरी तरह से जो NARC में और दूसरी जगहों पे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में जो तरह तरह की जो प्लांटिंग मटेरियल की बायोडाइवर्सिटी मौजूद है और इस मुल्क में जो पैदावार है वो इतनी कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत, उनको बढ़ाने के लिए बीमारियों से पाक जो बीज है और बीमारियों से पाक जो प्लांटिंग मटेरियल है वो पैदा करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को बारहा सर ने फरमाया कि आगे आने की ज़रूरत है। तो जनाब, जो वो इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं, आपको आज के इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ा साजिद साहब से बहुत सारी टिप्स मिली। आप उम्मीद रखते हैं कि इन पर ज़रूर अमल भी करेंगे और उसको याद भी रखेंगे। मुस्तफ़ा साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, इतनी अच्छी फ्रूटफुल टिप्स का। NARC से हमारे साथ है डॉक्टर मुस्तफ़ा साजिद साहब, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।